गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विवाह विनिमय एवं सह संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत पदाधिकार, उत्तराधिकार, निवास के आधार पर स्थान, जिसमें पितृस्थानिक, मातृस्थानिक, नवस्थानिक, ऐसे कई टाइप्स की हमने बात की थी। आज हम विवाह विनिमय किस प्रकार होता है और उनमें किस प्रकार के सह संबंध पाए जाते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो विलंग सहोदर विवाह, यदि हम विलंग सहोदर विवाह की बात करते हैं तो विलंग सहोदर विवाह होता है जिसमें एक भाई व एक बहन के लड़के व लड़कियां परस्पर विवाह सूत्र में बंधते हैं। ग्रामीण समाजों में स्त्री पुरुष केवल विवाह के माध्यम से परस्पर नहीं बंधते हैं, बल्कि माध्यम से एक दूसरे समूह में बंधते हैं, जो कि विलंग सहोदर विवाह का परिणाम है। तो इस विवाह के 3 प्रकार के स्वरूप पाए जाते हैं। पहला, जिसमें भाई की पुत्री का बहन के पुत्र से विवाह करना। इसमें मामा की लड़की का विवाह बुआ के लड़के से होता है, जिसे मातृपक्षीय विलिंग सहोदर विवाह कहते हैं। इसी प्रकार भाई के पुत्र का बहन की पुत्री से विवाह होता है, जिससे मामा के लड़के का विवाह बुआ की लड़की के साथ होता है। इसे पितृपक्षीय विलिंग सहोदर विवाह कहा जाता है। अब इसी तरह मिश्रित रूप होता है, जिसमें मामा के लड़के व लड़कियां तथा बुआ के लड़के एवं लड़कियां के परस्पर विवाह होते हैं। तो इस प्रकार के जो विवाह होते हैं, अगर हम भारत में बात करते हैं तो भारत में गौंड, खैरिया, काडर, ओरासो जनजाति में बहुत रूप से मिलते हैं। इसी प्रकार मणिपुरम के कुरम कुकिया में मामा की लड़कियों के साथ विवाह करना श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत सारे हमारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग विवाह होते हैं। जैसे असम की मिकिर जनजाति में इस प्रकार के विवाह होते हैं। दक्षिण भारत के गाँव में भी इस प्रकार के विवाह देखे जा सकते हैं। तो इरावती कर्वे ने इन विवाहों का अध्ययन करके बताया था कि गांव में जिस लड़की घर में लड़की दी जाती है, उसी घर से लड़की नहीं लेते हैं। यानी जिस घर में एक बार विवाह हो गया, वहाँ पे हम पुत्र का विवाह नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिसमें जिस परिवार से लड़की ली जाती है, उनको अपनी लड़की उनकी वधू के रूप में लौटा दी जाती है। तो इस आधार पर 3 प्रकार के सहसंबंध होते हैं। वह सहसंबंध जिसमें एक वंश दूसरे वंश को सदैव लड़कियां देता है और उनसे लड़कियां विवाह करके लेता है। दूसरा होता है वह सहसंबंध जिसमें एक वंश से लड़कियां विवाह करके लाता है और अपने लड़कियां उन्हें नहीं देता है। तथा तीसरे होते हैं वह सहसंबंध जिसमें लड़के और लड़कियां परस्पर ली और दी जाती है। विलिंग सहोदर विवाह को समझने के लिए महत्वपूर्ण होता है इसको समझना, क्योंकि इन विवाहों का परिणाम 2 वंशों में सहसंबंध की स्थापना करता है। एक व्यक्ति जिसमें रक्त संबंध पहले से ही विद्यमान है, उसे अपना जीवन साथी चुन लिया जाता है। इस रूप में विवाह नातेदारी की द्वितीय श्रेणी हो जाती है, जो कि रक्त संबंधों के आधार पर बनी हुई है, वो द्वितीय संबंध में चेंज हो जाती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं विवाह नातेदारी समूह के मध्य सह संबंध स्थापित करना, जिसमें एक दंपति यह अनुभव करती है कि उन्होंने केवल एक से विवाह नहीं किया, बल्कि उनके सभी रिश्तेदार उनके अपने हैं। इसी प्रकार लुइस मेयर ने सह संबंध पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि विवाह केवल नया खून ही नहीं, अपितु प्रत्येक विवाह लघु ग्रामीण समाजों में संपर्क स्थापित करता है। प्राय विवाह 2 समूह में शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने का भी कार्य करता है, जो इसके अभाव में आपस में हिंसात्मक संबंध रखते हैं। जैसे अफ्रीका के लोग कहते हैं कि हम उसी से विवाह करते हैं जिससे कि हम झगड़ते हैं। तो सारांश रूप में आप ये कह सकते हैं कि 2 समूहों के मध्य सह संबंध एकीकरण अधिक सफल बना। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में नातेदारी की भूमिका एवं महत्व के बारे में। तो इस संबंध में बहुत सारे अध्ययन किए गए, जिसमें कि मोडॉक ने अपने सोशल स्ट्रक्चर में 250 समाजों का अध्ययन करा था। इसमें नातेदारी के विभिन्न तत्वों का इतिहास एवं वर्तमान की स्थिति का विवेचन किया गया था। इसी प्रकार सर हेनरी मैन ने भी भारत के पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवारों में नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन करा था। उन्होंने बताया था कि नातेदारी व्यवस्था में संयुक्त परिवार सामाजिक घटकों को परस्पर जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरावती कर्वे
इरावती कर्वे ने भी नातेदारी से संबंधित जो संपूर्ण भारत के सर्वेक्षण पर आधारित अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था भारत में बंधुत्व संगठन। अब इरावती कर्वे ने अपने भारत में बंधुत्व संगठन में भारतवर्ष को नातेदारी के आधार पर 4 क्षेत्रों में बांटा था, जो था उत्तर, पूर्वी, मध्य एवं दक्षिणी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में आपने वहाँ बसी जनजातियों की नातेदारी व्यवस्था का वर्णन करा। आपके अनुसार मध्य क्षेत्र की नातेदारी व्यवस्था उत्तर व दक्षिण क्षेत्र की नातेदारी व्यवस्था का मिला जुला अथवा मिश्रित रूप मिला है। उत्तरी क्षेत्र की नातेदारी पितृसत्तात्मक, पितृस्थानिक एवं पितृवंशीय है। दक्षिण क्षेत्र में उत्तर क्षेत्र की नातेदारियों से अनेक भिन्नताएं मिलती है। उसी प्रकार दक्षिण क्षेत्र में कई समाज एवं जातियाँ मातृस्थानिक एवं मातृवंशीय हैं। उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था कर्वे के अनुसार उत्तर भारत के समाजों में परंपरागत संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। गांव संयुक्त परिवार वंश समूह, गोत्र समूह, उपजाति एवं जातियों में वर्गीकृत होता है। सत्ता, स्थान एवं वंश के अनुसार उत्तर क्षेत्र के गांव में परिवार समाज पितृसत्तात्मक, पितृस्थानिक एवं पितृवंशीय होते हैं। उसी प्रकार गोत्र बहिर्विवाह एवं जाति उपजाति अंतः विवाह की प्रथा प्रधानता है। कर्वे ने लिखा था कि गांव क्षेत्रीय बहिर्विवाह के नियमों का पालन कठोरता से किया जाता है। गांव की सीमा से जुड़े विवाह में गांव में विवाह करना निषेध होता है। उसी प्रकार निम्न जातियों में विनिमय विवाह का प्रचलन है, जिसे आटे साटे का विवाह भी कहा जाता है। उच्च जातियों में दहेज प्रथा का प्रचलन है। निम्न जातियों में कन्या मूल्य की प्रथा मिलती है। कृषि के व्यवसाय को करने वाले जाटों में बहुपत्नी विवाह का भी प्रचलन होता है। उसी प्रकार दक्षिण भारत में यदि हम बात करते हैं नातेदारी व्यवस्था, तो दक्षिण भारत में भारत के पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय व्यवस्था के साथ साथ कुछ जातियों से मातृस्थानिक, मातृवंशीय, मातुल सत्तात्मक व्यवस्था का भी प्रचलन होता है। इसी प्रकार नायर जातियों में थारवाड़, बंट, मोपल में मातृवंशीय, मातृस्थानीय परंपरा मिलती है। यहाँ पर उत्तर भारत के नातेदारी प्रथाओं के साथ साथ कुछ विशिष्ट नातेदारी प्रथाएं भी मिलती है, जो कि उत्तर भारत के समाजों में प्रतिबद्ध हैं। ये इस प्रकार है, जैसे लंबूदरी ब्राह्मणों के अतिरिक्त सभी जातियों में विधवा पुनर्विवाह प्रचलित है। देवर एवं जेठ विवाह निषेध है। साली विवाह मान्य है, परंतु मृत पत्नी की बड़ी बहन से विवाह करना निषेध माना जाता है। कहीं कहीं मामा भांजा विवाह की प्रथा भी मानी जाती है। कुछ क्षेत्रों में ममेरे फुम्बेरे भाई बहनों के विवाह को प्राथमिकता एवं वरीयता दी जाती है। जैसे आंध्र प्रदेश व कर्नाटका में मौसेरे भाई बहन के विवाह का प्रचलन है, लेकिन अन्यत्र इसको अच्छा नहीं माना जाता है। और इसी के साथ साथ अधिकांश जो विवाह होते हैं गाँव के कुल निकट संबंधियों में किए जाते हैं। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं है। नए कुल में विवाह सामान्यतः नहीं किए जाते हैं। तो निष्कर्षतः यह कहना उपयुक्त होगा कि दक्षिण भारत में पितृस्थानिक एवं पितृवंशीय के साथ साथ मातृस्थानिक एवं मातृवंशीय परंपराएं भी प्रचलित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नातेदारी अध्ययन का महत्व। समाजों के अध्ययन में नातेदारी का विशेष स्थान होता है। जैसे कि भारतीय समाजों में नातेदारी बिना कोई समाजशास्त्रीय अध्ययन करे नहीं किया जा सकता है। तो इसके संबंध में नेल्सन ने अपनी पुस्तक रीडिंग्स इन किनशिप में कुछ नातेदारी के अध्ययन पे अपना प्रकाश डाला था, जिसके अंतर्गत है सार्वभौमिकता, जिसके अंतर्गत बताया था कि जहाँ जहाँ मानव समाज होता है वहाँ वहाँ नातेदारी व्यवस्था आवश्यक रूप से रहती है। विशिष्टता, नातेदारी व्यवस्था विशिष्ट होती है। दो समाजों की नातेदारी व्यवस्था बिल्कुल एक सी नहीं होती है। जैसे भारतीय समाजों की नातेदारी को पूर्व, उत्तर व मध्य, दक्षिण क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। उसी प्रकार सामाजिक संगठन का आधार भी 2 प्रकार का होता है, परंपरागत एवं आधुनिक। सरलतम व्यवस्था पाई जाती है। सामाजिक संगठन की विभिन्न अवस्थाओं में नातेदारी व्यवस्था का सरलतम रूप पाया जाता है। आकर्षण, नातेदारी व्यवस्था जटिल समाजों की तुलना में आदिम एवं ग्रामीण समाजों में अत्यंत महत्वपूर्ण, सर्वव्यापी, मौलिक विशेषताएं होने के कारण इसके अध्ययन की ओर ग्रामीण समाजशास्त्रियों एवं मानव शास्त्रियों का अधिक ध्यान जाता है। उसी प्रकार ये एक नूतन विषय भी है, क्योंकि इसमें अन्य सामाजिक समाज के विभिन्न पहलुओं का तो अध्ययन किया जाता है, लेकिन नातेदारी की ओर भी उनका प्रारंभ में ध्यान नहीं दिया गया, जबकि
गैंग्सवर्थ ने कहा था कि उनका नूतन एवं अछूता होना सामाजिक विज्ञानों के आकर्षक का केंद्र रहा, क्योंकि इतने दिनों से इस विषय पर अध्ययन नहीं किया गया था। तब इस विषय पर अध्ययन किया गया और ये बताया गया कि एक नूतन विषय है नातेदारी व्यवस्था, जिस पे अध्ययन करना महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार हमने नातेदारी महत्व के अध्ययन के बारे में बात की और इसके कुछ घटक जैसे विवाह, परिवार का निर्धारण, वंश का निर्धारण, क्योंकि जैसे नातेदारी व्यवस्था को परिवार का मेरुदंड भी कहा जाता है, इसी प्रकार इसी से उत्तराधिकार एवं पदाधिकार का भी निर्धारण हो जाता है, सामाजिक दायित्वों का भी निर्वाह हो जाता है, आर्थिक हितों की सुरक्षा हो जाती है एवं मानसिक संतोषण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार नातेदारी व्यवस्था हमारे समाज में, हमारे परिवार में अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।